हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं थ्योरीज ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें हम लोग दो थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड सेकंड वन इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। इन दोनों पे आपको इन वीडियोस की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। साथ ही में फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे दो थ्योरीज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हम लोग, जो है आपकी डिमांड पुल इन्फ्लेशन थ्योरी एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन थ्योरी। अब हमने ये तो पढ़ा कि इन्फ्लेशन होता क्या है, कि अगर कॉन्टीन्यूसली आपके प्राइस में राइज आता जाए तो उसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। अब डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन आती है एंड कॉस्ट की वजह से आती है। वेन एवर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, सपोज करो कि लोग खरीदने वाले तो बहुत हैं लेकिन पीछे से सप्लाई नहीं हो रही, तो इसके लिए हमें क्या किया जाता है, प्राइस को बढ़ा दिया जाता है ताकि लोग डिमांड कम कर दें और डिमांड दोबारा से सप्लाई के बराबर हो जाए। तो एक तो ये कारण होता है प्राइस के बढ़ने का। दूसरा कारण क्या होता है, कॉस्ट की वजह से। मानकर चलो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इनपुट्स हैं या फिर रॉ मटेरियल हो गया या लेबर की वेजेस ही हो गया, इन सभी की कॉस्ट क्या है, बढ़ जाती है। इनपुट की कॉस्ट बढ़ जाती है, जिस वजह से पहले आपको वो चीज़ सस्ती मिल रही होगी क्योंकि खर्चा कम लग रहा था। आज इनपुट्स की कॉस्ट बढ़ने की वजह से खर्चा ज़्यादा हो गया, तो वो चीज़ का प्राइस भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमने इसको स्टडी करना है। तो डिमांड फुल इन्फ्लेशन थ्योरी क्या है, ओल्डेस्ट थ्योरी है आपकी प्राइस राइज की। ये हमें कहता क्या है कि इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे इन विच एग्रीगेट डिमांड एट द एग्जिस्टिंग प्राइस लेवल फॉर एक्सीड एग्रीगेट सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। वही चीज़ है कि आपकी एग्रीगेट डिमांड आपके एग्रीगेट सप्लाई से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। ये इन्फ्लेशन अराइज क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड आपकी ज़्यादा हो जाती है, एक्सेसिव हो जाती है। फुल एम्प्लॉयमेंट आने से पहले जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है तो उसके साथ में आउटपुट भी बढ़ती है, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट आने के बाद में क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड डज नॉट इवॉक एनी इंक्रीज इन द एग्रीगेट सप्लाई। कि वहाँ पर ऐसी सिचुएशन होती है अकेली एग्रीगेट डिमांड ही बढ़ती जा रही है लेकिन सप्लाई तो बढ़ नहीं रही है। क्यों? क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल अचीव हो चुका है। आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट हम कोई भी रिसोर्सेज को लगाते नहीं हैं, वहाँ पे डिमांड ही बढ़ रही है लेकिन आउटपुट आपकी इंक्रीज नहीं हो रही है, जिस वजह से प्राइस आपके बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी केस में डिमांड पुल इन्फ्लेशन में इंक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड इज फॉलोड बाय द इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट। हाउएवर इंक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई इज लेस देन एग्रीगेट डिमांड, और ये इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है आपकी इकोनॉमी में, जिस वजह से प्राइस आपके बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो यही आपकी होती है रजे डिमांड पुल इन्फ्लेशन थ्योरी। इसको एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। तो यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे लेना है अपने आउटपुट को और वाई एक्सिस पे लेना है हमें प्राइस लेवल को। आउटपुट आपकी एक्स एक्सिस पे शो है, प्राइस लेवल वाई एक्सिस पे शो किया गया है। अब हम एक कर्व ड्रॉ करने जा रहे हैं पी एस। ये आपकी कर्व ड्रॉ हो गई, ठीक है। पी एस कर्व हमने ड्रॉ कर ली है। तो हम लोग मानकर चलते हैं कि आपकी जो प्रीवियसली सप्लाई कर्व है वो पी एस है। इसमें डिमांड ही चेंज होती जाएगी। इनिशियली सपोज करो कि डिमांड आपकी कितनी है, यहाँ पे है। हम थोड़ी सी पीछे ले लेते हैं। ये है हमारी इनिशियल डिमांड कर्व, दैट इज D1, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है आपकी ये वाली OM, और प्राइस लग रहा है आपका OP लग रहा है। तो इसी वजह से अगर क्या हो जाता है, डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ के आपकी यहाँ पे हो गई, दैट इज D2 एंड D2। वहाँ पर भी आपकी आउटपुट में तो इंक्रीज आया है लेकिन प्राइस आपका अभी भी उतना ही है, सेम है, क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है। नेक्स्ट थिंग है कि डिमांड अगर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, फर्दर बढ़ती है, ये हमारी हो गई D3 या और उससे भी ज़्यादा बढ़ जाती है, D4 एंड D4। तो इसमें क्या हो रहा है कि आउटपुट भी बढ़ रही है
हमारी आउटपुट बढ़ के हो गई यहाँ तक, लेकिन इसमें क्या है राजे, प्राइस भी बढ़ रहा है और प्राइस बढ़ के हो गया आपका P1। सेम यहाँ पे है, आउटपुट बढ़ रही है, ये M3 पे चली गई और प्राइस आपका बढ़ के P2 पे चला गया। तो ये ऐसी सिचुएशन है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट आने से पहले की है, जहाँ पर प्राइस भी बढ़ रहा है और आउटपुट भी बढ़ रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम सिमिलरली यहाँ पे हमने प्राइजेस को शो कर दिया है। अब OM4 जो हम लोग बनाने जा रहे हैं ना, वो यहाँ पे सिचुएशन है, ये आ गई आपकी M4, ठीक है। और यहाँ पर क्या सिचुएशन हो जाती है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की सिचुएशन है, क्योंकि इस पॉइंट के बाद आपकी सप्लाई नहीं बढ़ेगी, फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कर चुके हो। अब अगर डिमांड फिर से बढ़ जाती है, सपोज करो ये D5 और D5 होगी, तब प्राइस तो राइज होता जाएगा। ये देखो प्राइस तो बढ़ रहा है, प्राइस आपका हो गया ये P3, लेकिन आउटपुट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, आउटपुट आपका OM4 है। क्लियर है। अगर फिर से डिमांड बढ़ती है D6, आउटपुट आपकी उतनी ही है OM4, लेकिन प्राइस आपका बढ़ के कितना हो गया P4। अब ये ऐसी सिचुएशन है कि बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट में तो आउटपुट भी बढ़ रहा था, प्राइस भी बढ़ रहा था, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट आने के बाद क्या हुआ कि आपका प्राइस तो बढ़ रहा है, लेकिन इंक्रीज जो सप्लाई है वो बिल्कुल नहीं हो पा रही। अब सप्लाई बढ़ नहीं रही, डिमांड होती ही जा रही है। तो ये होता है आपका कि बहुत तेज़ी से प्राइजेस में इंक्रीज आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कर लिया। फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद अब सप्लाई बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकती, वो कांस्टेंट ही रहेगी। तो ये थी आपकी रजे फर्स्ट कर्व। अब हम पढ़ते हैं कॉजेज क्या है। तो 3 मेन थ्योरीज हैं रिलेटिंग टू द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। फर्स्ट वन इज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आफ्टर द फुल एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ मनी, कि अगर क्वांटिटी मनी की बढ़ा दी जाएगी फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद, जिससे क्या हो जाता है, प्राइस में राइज आना स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज क्वांटिटी ऑफ मनी एक सोल कॉज है इन्फ्लेशन का, कि लोगों के हाथ में जैसे पैसा ज़्यादा आना स्टार्ट हो गया तो वो डिमांड बढ़ा देते हैं। क्वांटिटी ऑफ मनी का भी यही फॉर्मूला होता है। सेकेंड वन इज केन्जियन थ्योरी। केन्स के अकॉर्डिंग जब एग्रीगेट डिमांड आपकी एग्रीगेट सप्लाई से बढ़ जाती है तो प्राइस आपका इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड 2 चीज़ों से बना है, दैट इज C+I, कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जब कंजप्शन एक्सपेंडिचर या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों बढ़ते हैं तो प्राइस अपने आप ही बढ़ेंगे। ठीक है। थर्ड थ्योरी है आपकी मॉडर्न क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। दिस थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय द मिल्टन फ्रीडमैन। ये थ्योरी क्या कहती है कि मेन कॉज क्या होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन का, कि आपके हाथ में जो मनी की सप्लाई है उसका बढ़ जाना, लेकिन डिमांड उतनी, मतलब कंपेयर टू इट्स द डिमांड, लोगों के हाथ में जो सप्लाई है मनी की ज़्यादा हो गई, जिससे वो क्या करते हैं, लोग चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से सप्लाई के इंक्रीज होने की वजह से जो सप्लाई ऑफ मनी है बढ़ने की वजह से भी इन्फ्लेशन आ जाती है। तो ये था आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन के कुछ कॉजेज। सेकेंड बात करते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन थ्योरी आपकी एक नई थ्योरी है इन्फ्लेशन की। ये थ्योरी आपकी कुछ सिचुएशंस में देखी गई थी अराइजिंग आफ्टर द 1960 अमेरिका में और बाकी सारे अदर डेवलप्ड नेशंस में। इन कंट्रीज़ में क्या हुआ था, एक तरफ तो प्राइसेस बढ़ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय कम हो रही थी। हमने डिमांड वाली थ्योरी में क्या देखा कि हमारी आउटपुट बढ़ती है, जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ते हैं एक पे आके वो स्टील हो जाते हैं। लेकिन ये थ्योरी उल्टा है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं लेकिन आउटपुट कम होती जा रही है। हैंस इकोनॉमिस्ट ने ये ऐसा कंक्लूड किया कि इन्फ्लेशन तब भी पॉसिबल है ऐसी सिचुएशन में जब एग्रीगेट डिमांड इज़ फॉलिंग बट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ राइजिंग। खर्चा ज़्यादा हो रहा है लेकिन लोग डिमांड उतनी नहीं कर रहे हैं। इन्फ्लेशन दैट इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन कॉस्ट इज देयरफॉर कॉल्ड द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसका मतलब कॉस्ट के बढ़ने की वजह से जो इन्फ्लेशन आती है उसको हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। इस सिचुएशन में देयर इज राइज इन प्राइस ऑन द वन हैंड एंड फॉल इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑन द अदर वन। एक तरफ तो प्राइसेस बढ़ रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ आउटपुट भी कम हो रही है, रोजगार भी कम होता जा रहा है। ऑपोजिशन में देखा जाए तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या कहती थी कि आउटपुट भी बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ते हैं, लेकिन ये थ्योरी उसके बिल्कुल ही उलट है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं।
एक्स एक्सिस पे आपको आउटपुट लेना है, वाई एक्सिस पे होगा आपका प्राइस लेवल। यहाँ पे हमने देखना है कि एसएस कर्व जो बनानी है, सबसे पहले सप्लाई कर्व हमारी अपवर्ड स्लोपिंग बनती है, ये यहाँ तक आपके ऐसे ही चलेगी, बाद में क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ये हमने बना ली आपकी एसएस कर्व, ये हमारी हो गई सप्लाई कर्व। इसका मतलब ये है यहाँ पर ए के बाद ये बिल्कुल पैरेलल हो गई, तो ए पॉइंट आपका कैसा पॉइंट है, फुल इक्विलिब्रियम सिचुएशन वाला पॉइंट है, जहाँ पर हमने इक्विलिब्रियम आउटपुट कितनी ली है, OM3, ये हमारी इक्विलिब्रियम आउटपुट हो जाएगी। अब सपोज करते हैं कि हमारी पहली सप्लाई कर्व जो हमने बनाई है वो है आपकी एसएस, द इनिशियल सप्लाई कर्व, और ये डी हमारी डिमांड कर्व बनेगी। ये डिमांड कर्व को क्रॉस करती है ई पॉइंट पे, जहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगा, और यहाँ पे प्राइस कितना है, OP आपका प्राइस है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, तो हमारी सप्लाई कर्व क्या है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोग ज़्यादा सेलर हैं जो, उनकी ज़्यादा इच्छा होगी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की और सप्लाई करने की, क्योंकि प्राइस ज़्यादा हो जाएंगे, जिस वजह से ये क्या हो जाएगी, अपवर्ड। लेकिन ये भी वहाँ तक ही अपवर्ड होगी, बाद में क्या हो जाएगी, ये दोबारा से पैरेलल ही हो जाएगी। तो ये यहाँ पे कट कर रही है E1 पॉइंट पे। अब राजा जहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका आया था, ठीक है, वहाँ पे हमारी आउटपुट कितनी आई थी, OM आई थी, और यहाँ पर जो हमारा दोबारा वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट आया है, यहाँ पे आपकी आउटपुट कम हो गई है। ये देखो, ये आउटपुट क्या हो गई, कम हो गई, और कहाँ पर पहुँच गई, M1 पे, लेकिन प्राइस तो बढ़ रहा है। प्राइस तो हमारा क्या था, पहले OP था, अब कितना हो गया, OP1 हो गया। ये सिचुएशन है। अगर दोबारा से फिर कॉस्ट बढ़ती है तो ये कर्व दोबारा से ऐसे शिफ्ट हो जाएगी और फिर से ये मैच कर जाएगी। ये हमारी S1S कर्व थी, ये हमारी S2S कर्व। अब देखो आउटपुट फिर कम हो गई, ये कम होके कहाँ तक पहुँच गई, OM2 तक, और प्राइस फिर से बढ़ गया, बढ़ के कितना हो गया, OP2। दैट मीन्स प्राइस तो राइज करता जा रहा है, साथ में आउटपुट आपकी बढ़ने की बजाय क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। इसके पीछे कारण क्या है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ज़्यादातर कब पॉसिबल है, इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, जैसे कि ओलिगोपोली, मोनोपोली हो गया, मोनोपोलिस्टिक हो गया, यहाँ पे पॉसिबल है। 3 मेन कारण क्या है इसके, इंक्रीज इन द रेट ऑफ वेजेस या फिर वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, सेकंड इज इंक्रीज इन रेट ऑफ प्रॉफिट, जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, और थर्ड है इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द की इनपुट्स। फर्स्ट पढ़ लेते हैं, अगर वेजेस का रेट बढ़ा दिया जाए, जिसको हम लोग वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन भी कहते थे, हमने ये टाइप्स में वैसे पढ़ा हुआ है। जब लेबर मार्केट इम्परफेक्ट है, ट्रेड यूनियन इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वो अपनी वेजेस बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं, विदाउट देयर बीइंग एनी इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। लेबर की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही, लेकिन उनके वेजेस बढ़ रहे हैं। वेज बढ़ाओगे तो खर्चा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा लगेगी, जिसकी वजह से प्राइसेस पे क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो डाउन होता है, और इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। मनी वेजेस इंक्रीज तो होती जाएगी क्योंकि इन्फ्लेशन है, कॉन्सिक्वेंटली प्राइस फिर स्टिल फर्दर इंक्रीज होगा। जब ऑर्गेनाइज लेबरर्स को पता लगता है कि हमारी वेजेस इंक्रीज हो गई, जिस वजह से फिर ट्रेड यूनियंस जो अनऑर्गेनाइज लेबरर्स वाले होते हैं वो भी चाहते हैं कि हमारी वेजेस भी इंक्रीज हो, जिसका असर उन पे भी देखने को मिलता है। फिर वो भी अपनी वेजेस की डिमांड करते हैं कि हमारी वेजेस भी बढ़ाया जाए, जिस वजह से क्या होता है कि एक एस्कलेशन हो जाती है कॉस्ट एंड प्राइसेस में, कि कॉस्ट बढ़ गई, प्राइस बढ़ाओ, प्राइस बढ़ गया, फिर से वो कहते हैं कि कॉस्ट बढ़ गई, फिर एक हम जो जैसे कहते हैं ना वेज स्पाइरल बन जाता है। तो इस तरीके से ये प्राइसेस क्या है, बढ़ते ही जाते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन द वेजेस। सेकंड है इंक्रीज इन द रेट ऑफ प्रॉफिट, या उसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या होता है कि मोनोपोली या ओलिगोपोली आ गया, जो फर्म्स होती हैं वो प्रोडक्शन कम करती हैं, ठीक है, देन द डिमांड, सो एज टू रेज द रेट ऑफ प्रॉफिट। प्रोड्यूस कम करती हैं लेकिन अपने प्रॉफिट को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो ज़्यादातर अपने प्राइजेस क्या रखते हैं, हायर रखते हैं। जितना हायर वो प्राइस रखेंगे उतना प्रॉफिट का रेट भी ज़्यादा होगा, या हायर रेट ऑफ प्रॉफिट होगा उतना प्राइसेस को ज़्यादा रखना पड़ेगा, लेकिन आउटपुट क्या होती है इनकी, कम होती है परफेक्ट कंपटीशन से। थर्ड वन इज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ की इनपुट्स।
व्हेन प्राइसेस ऑफ की इनपुट जैसे कोल हो गया, स्टील, पेट्रोल है, ये बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट कंडीशन, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी जो होती है या प्राइस जो होते हैं फिनिश गुड के वो भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो 1973 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, जिनको हम लोग OPEC कहते हैं, उन्होंने अपना प्राइस जो पेट्रोल का है 40% बढ़ा दिया था। तो हमें भी बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हम वहाँ से चीज़ें क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, इधर ऑयल वगैरह लेके आते हैं। एज अ रिजल्ट जो प्राइजेस हैं बहुत सारी कंट्रीज़ में ऑफ द वर्ल्ड वो भी तेज़ी से बढ़नी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज़ की, उन्होंने अपना प्राइस बढ़ा दिया था। तो ये था आपके कुछ कॉजेस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।